अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। मैं आ चुकी थी लेकिन अब्दुल्ला लगता है आप बारिश में फंस ही गए थे। मैं थोड़ा सा फंस गया था एक्चुअली, और हमारे दीगर स्टाफ के मेंबरान भी कुछ फंस गए थे क्योंकि शहर की बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल है। वैसे वाकई गुड मॉर्निंग होती अगर कराची के अलावा मुल्क के किसी भी शहर में ये मौसम होता। कराची और सिंध के अर्बन शहरों के अलावा मुल्क के किसी भी शहर में, पर्टिकुलरली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कहीं भी ये मौसम होता तो लोग बड़ा एंजॉय कर रहे होते सुबह को। लेकिन हमारे लिए लिटरली अब ये बारिश जहमत बन चुकी है। और कल तो अजब मंजर था ना कि आधा शहर बिल्कुल खुश। वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब से अभी थोड़ी देर पहले के मनाजिर आपको दिखाना जरूर चाहते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस्म के मौसम का हम जिक्र कर रहे हैं। सो देयर यू गो। बाद में बुराइयां करेंगे लेकिन जब धुला होता है, ये बिल्कुल हमारे ऑफिस से बाहर के शॉट्स हैं, जब धुला हो कराची और वो ग्रीनरी जो कि इतने महीनों से आपको गंदगी नजर आ रही हो, वो एकदम से धुल जाए और चमकना स्टार्ट हो जाए तो बड़े दिल को वैसे तसल्ली भी होती है। दिल को तसल्ली मुझे नहीं हो रही है वैसे तो कहीं नहीं हुमा, बिकॉज़ आपको नहीं अंदाजा कि कल हुआ क्या है। मेरा ख्याल है आपको अंदाजा है और आप उन लोगों से पूछें कि कल हुआ क्या है। लेकिन अभी के चलें, आप थोड़ी देर के लिए हुमा इंसिस्ट कर रही हैं तो आप ये मनाजिर एंजॉय कर लें। बाय द वे कहीं कौसो कज़ा ही होती है ना, रेनबो। देखा, अब मुझे पता था कि चूंकि अब मेरी बात होगी तो कोई जरूर मोटा सा लफ्ज फेंक दो। देखो खूबसूरती भी है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया है, मसले हजारों हैं जिसके बारे में ऑब्वियसली हम बात करते रहते हैं और अभी भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक रिलीफ। चलें जी, आप नाश्ता एंजॉय करें। अगर आपके घर लाइट आ रही है तो आप जरा कुछ और एंजॉय कर लें। मतलब है कि लाइट आती है तो जरा निज़ाम जिंदगी घर का एटलीस्ट चलता रहता है ना, घर के अंदर आप हो तो। अदरवाइज जरा घर में भी दरहम भरम हो जाते हैं अगर बिजली ना आ रही हो। लेकिन जनाब कल बड़ा अजब मंजर था शहर में। और कल मंजर ये था कि आधा शहर लिटरली डूबा हुआ था। डूबा हुआ से मुराद हम कहते हैं ना तो 4-4, 6-6 फुट पानी खड़ा हुआ था। बड़ी बड़ी गाड़ियां तैर रही थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोगों के क्या हालात थे, लोग किस तरह किन किन जगहों पे फंसे हैं। फेडरल भी एरिया ले लें, उसके बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाके ले लें, नजर नहीं आ रहा था कि यहाँ रोड का कभी नामो निशान होता था। एग्जैक्टली, ये लें जी, अब हम आपको वो मनाजर भी दिखा रहे हैं। वी वांटेड टू स्टार्ट विद द फैक्ट कि कराची वाले काफ़ी तरसे होते हैं बारिश के लिए, और लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वो लिटरली वो जहमत ही बन जाती है। यू एंजॉय इट फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स एंड देन इट इज़ मेहम, जिस तरह के हम आपको कराची का बता रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली आज मैं जब आ रही थी ऑफिस तो मुझे लग रहा था जैसे लॉकडाउन का समय है, जरा खाली खाली कराची की सड़कें लग रही थी। फिर याद आया कि आधी गाड़ियां तो बह चुकी हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में इतने सैलाबी सिचुएशन बनी है कराची की कि लिटरली ब्रिजेस आप देख लें, अंडरपासेस आप देख लें, कोई भी अप एंड डाउन कोई जगह हुई हो तो इट वाज फिल्ड विद वाटर। और कितना नुकसान हुआ है अब्दुल्ला, यू हैव सीन गाड़ियां, मोटर बाइक्स, लोग, ट्रक्स बहते हुए देखें, भरे हुए हैं पानी से, गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। पर्टिकुलरली अभी जो हम आपको विजुअल्स दिखा रहे थे जिसमें गार्बेज जो था, वो गंद जो था वो बिल्कुल एक रेले के साथ पहुंच रहा है और उसमें लोगों के घरों के दरवाजे भी इर्द गिर्द हैं। वो एक गली सी बनी हुई है। ये ले, दिस इज द वन। ये देख के तो अब्दुल्ला मैं खौफजदा हो गई थी कि छोड़ो कोरोना को और हर चीज़, बात की बात है इससे कितनी डिजीजेस जो हैं वो फैलेंगी, कितनी गंदगी फैल रही है। अच्छा, कितनी जगहों पे लोग फंस गए थे, ये रेस्क्यू किया गया कुछ लोगों को। बास कच्ची बस्तियां तो बिल्कुल ही डूब गई थी, वहां से तो निकलने का, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में हम रेस्क्यू एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे। बहुत सारी बातें ये अगर हम शॉट्स दिखाना है, सिर्फ कल के शुरू होना, ऑल्दो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि अनप्रेसिडेंटेड 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, विच इज अ ह्यूज सम ऑफ रेन, ह्यूज अमाउंट of rain for a single day in Karachi। और बरस का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन उसके बाद हमें सोचना नहीं चाहिए हम बारिश को मोरद इल्जाम कब तक ठहराते रहेंगे। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा रखना है कि उसमें एक दिन की बारिश हो या 10 दिन की बारिश हो, व्हाटएवर इट इज, इट शुड बी एबल टू टेक इट। और बाय द वे आप जो ये फिगर्स बता रहे हैं, कराची के लिए बहुत ज्यादा बारिश है, वरना ये बारिश कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जगह जो है ये इट इज नॉट इक्विप्ड कि ये इतनी बारिश जो है हमने बिल्कुल टॉप स्टोरी करनी है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो पानी उतरा है तो ये सड़कें क्या बनाते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से सड़कें बनाते हैं। सड़कें अच्छी भली पक्की सड़कें गायब हो गई हैं, खड्डे बने हुए हैं बीच में। कोई कौन सा मटेरियल भाई इस्तेमाल किया था कि एक बारिश ने सड़क बहा दी? कुछ सोचें। जितने भी बहाने ट्विटर वगैरह पे हमने सुन लिए हैं ना, एवरीथिंग असाइड,
तो इन पहलवान बैलों से तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करें कि हमें जो नजर आ रहा है उस पर हम बात किए बगैर रह नहीं सकते। तो लिहाजा दोबारा से एक दफ़ा फिर आपको बताते हैं कि कराची में मानसून के तीसरे स्पेल के 2 दिनों में शहरियों को शदीद अजियत का सामना रहा है। लोग मुश्किल में फंसे रहे, लेकिन इस पर सिंध और वफाक में सियासत ही की जा रही है। अब कराची के मसाइल पर कराची की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर नोटिस ले लिया है। रहनुमाओं ने वजीर आजम से बात करने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन मसाइल हल कैसे होंगे ये कोई बताने को तैयार नहीं। कराची शहर ने कौमी और सूबाई असेंबली की सबसे ज्यादा नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी। खुद इमरान खान ने यहाँ से इंतखाब लड़ा और कराची वालों ने दिल खोल कर वजीर आजम कराची से का बैनर तो आपको याद ही होगा। ऑफ कोर्स ये सुने। कराची मिनी पाकिस्तान है और मुझे बड़ी खुशी हुई है आके, काश और ज्यादा कराची में आता। कराची हमारा घर है। मैं समझता हूँ कराची तहरीक इंसाफ का शहर है। ये हमारा वादा है कि हम यहाँ सारी जगह प्लांट्स लगाएंगे, पुलिस का निजाम ठीक करेंगे, कूड़ा करकट इससे बिजली बनाएंगे, बिजली से समुद्र के पानी को ठीक करेंगे, साफ करेंगे और इंशाल्लाह कराची के लोगों को देंगे जो सबसे मुश्किल काम है, जो और कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आपको करके दिखाएगी। और कराची पे जो हुकूमत करती रही हैं 30 सालों से, वो कराची के मसले हल नहीं कर सकते। अब इंशाल्लाह हम आके करेंगे। वैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा 2015 लिखा हुआ था, और फिर 2018 के भी वादे थे और बहुत बुलंदोबांग दावे थे। और कौन सी कहानी याद आ रही थी हमें? अलिफ लैला। अच्छा, पीटीआई ने वादा किया था कि अगला वज़ीर आज़म कराची से होगा, लेकिन खान साहब ने ना तो इस शहर की सीट अपने पास रखी, ना ही शहर कायद से किए गए वादे निभाए। आज जरा सी बारिश होती है, शहर जाम हो जाता है, लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहते हैं। सूबे के गवर्नर कराची के, सदर मुमलिकत कराची के, मगर 2 साल बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर अली जैदी कराची का कचरा तो नहीं उठा सके, लेकिन एक बार फिर कह रहे हैं कि आप खामोश नहीं बैठेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी ट्वीट की कि कराची को तन्हा नहीं छोड़ सकते, वज़ीर आज़म से बात करेंगे। ऐसे भी रहनुमा हैं जो अपनी ही हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। ये सवाल है, वफाकी हुकूमत से भी नाराजगी है, अपनी हुकूमत से नाराजगी है, अपनी हुकूमत पे एतराज है कि कब तक इनको बर्दाश्त किया जाएगा, कितने लोग और मरेंगे, कितने लोग और सिसकेंगे। वफाक से भी एतराज है कि वफाक कुछ सोचे, वफाक की क्या जिम्मेदारी है, वफाक ने किस तरीके से उन मामलात को हल करना है। अच्छा जी, ये सारा कुछ तो हुआ है, और क्या हुआ है? और भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन क्या हमने सारे वो विजुअल्स दिखा दिए जो हम दिखाना चाहते थे? मेरा ख्याल है। और ज़्यादा अजीब बात यह है कि पीटीआई के जो रहनुमा वज़ीर आज़म से बात करने का ऐलान कर रहे हैं, वो भी मसाइल का कोई हल पेश नहीं कर रहे हैं। और अगर कराची के नुमाइंदे वज़ीर आज़म के सामने कोई हल ही नहीं रखेंगे तो खुद ही सोचते हैं कि वज़ीर आज़म खुद क्या कर सकेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर हम कोई सोल्यूशंस पेश की जाए उनको, ताकि वो अग्री करें उन पे और काम हो। तहरीक इंसाफ का तस्करा कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है सबसे ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो मुसलसल गुज़श्ता 13 बरस से इस शहर में बरसरे इक़्तिदार हैं। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, प्राइमरी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। और बहुत माजी करीब की बात है जिन्होंने इस शहर में नालों पर चाइना कटिंग की है, जिन्होंने इस शहर में नालों पर कब्जे करके प्लॉट बनाए हैं, बस्तियां आबाद की हैं। तो MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम इस शहर में स्टेक मैं ये सोच रही थी शायद आप बरियुस जमा तो नहीं करने वाले कि इस वक्त तो अच्छा लोगों को भूल गया है ना, लोगों को भूल गया है कि कितना असर और रसूख रहा है इस शहर पे MQM का, और क्या सूरत हाल थी तब भी और अब। अच्छा, अभी कराची में क्या सूरत हाल है एज वी स्पीक, ये हमें रिपोर्ट कर रही है सुनोविया। ओवर टू यू सुनोविया, क्या देख रही हैं आप? कहाँ एक तो आप खड़ी हैं और होपफुली जहाँ भी हैं ठीक ठाक तरीके से पहुंच गई होंगी। प्लीज बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेयर हॉल में मौजूद हूँ और मैं खैरियत से इसलिए पहुँच चुकी हूँ क्योंकि मैंने शाहरा फैसल से अपना जो है वो रास्ता लिया था। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि जो कराची की मेन शाहराहें हैं, जैसे शाहरा फैसल है, गवर्नर हाउस वगैरह, ये अतराफ़ के रोड हैं, ये तो हमें क्लियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं और इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें जहाँ हम गुज़श्ता रोज़ मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। यानी कि वहाँ पर हमने देखा कि जो आयशा मंजिल से वाटर पम्प जाने वाला रोड था, वहाँ पर
तकरीबन 3-3 फुट पानी जमा था, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात थी। और आज भी सूरत हाल यही है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये मैसेज भी सर्कुलेट किया जा रहा है कि इस वक्त भी वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो स्लो है। और अब तक जो है वहाँ पर जो 2 रोज़ कबल जो बारिश हुई थी उसका पानी अब तक वहाँ से नहीं निकाला जा सका है। बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। हमने देखा कि कई लोगों की गाड़ियाँ ख़राब थी, मोटरसाइकिल सवार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, रक्शे पे जो ख़वातीन जा रही थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो सूरत हाल कल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सिर्फ ये आयशा मंजिल, वाटर पंप, इसके अलावा औरंगी टाउन, ये तमाम ऐसे वो इलाके हैं जहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पानी जमा है और लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन अगर शहर की दीगर सूरत हाल हम बात करें तो वैसे जी सनोविया, ऐसी कोई इतलात कि जहां पानी इतने दिनों से भरा हुआ था, क्योंकि बारिश तो 2-3 दिनों से हो ही रही है, वहां से अब क्लियर हो गया हो? बिकॉज हमें ऐसी भी बहुत सी ट्वीट्स मिल रही हैं, और ख़ास तौर पे कराची के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स आ रही हैं कि आप वो रिपोर्ट नहीं कर रहे जगह जहां के पानी क्लियर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जो पानी जहाँ से क्लियर किया गया है वो आपको बताया है कि ये गवर्नर हाउस, सीएम हाउस है, शारा फैसल है, मलीर कैंट है, सफूरा वाला जो रोड है, ये तमाम वो इलाके हैं। और या फिर क्लिफ्टन ब्रिज की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ से तो पानी क्लियर कर दिया गया है। लेकिन जो असल सूरत हाल ख़राब है वो दूसरे इलाकों की है, जिनमें ओल्ड सिटी एरिया है, लियारी का है, इसके अलावा लियाकताबाद, गोलीमार, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, ये वो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। और गुज़श्ता रोज़ की जो अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो वहाँ पर कोई लीडर्स तो दूर की बात, वहाँ पे हमें ट्रैफिक एहलकार नजर नहीं आए कि जो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर कर सके। यानी कि लोगों को वहाँ पे एक सड़क पे ही खाली 5 से 6 घंटे का वक्त जो है वो लग रहा था। जाहिर है जो सूरत हाल है वहाँ पे यही हो सकता है। चलें सनोविया, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, कहीं फंस ना जाइएगा। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। और हम क्यों दिखाएंगे वो इलाके जहाँ पे पानी क्लियर किया गया है? वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, कोई एहसान तो नहीं किया। जहाँ पे पानी नहीं क्लियर किया गया वही दिखाएंगे ना, जहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है, ताकि आपकी तवज्जो और आपकी नजर वहाँ पे भी हो। और बाय द वे, ये वो टाइम है जब बयानबाजी जो है ना आखिरी चीज है जो करनी चाहिए, या शहर में बारिश की सूरत हाल पर सियासत ज़्यादा ट्वीट जो है ना वो आखिरी चीज है जो किसी भी शहर के रहनुमा को करनी। अगर आप माफी मांग लेना तो वो बर्दाश्त होगा, लेकिन अगर बहाने बनाए जाएंगे तो वो इस वक्त अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ग्लोबल वेदर भी एक फिनोमिना है जो कि अजीबोगरीब सा हुआ है। चाइना में अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे डैम्स तो वहाँ ब्लास्ट करने पड़े हैं ताकि पानी जो है वो सर्ज बहुत ज़्यादा ना कर दे। मैक्सिको में बहुत बुरे फ्लड्स आए हुए हैं। सो ऑल्दो इट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन शहर जो होते हैं वो इक्विप होते हैं टू डील विद इट। अभी हम जब एरियल शॉट्स आपको कराची के दिखा रहे हैं तो लग नहीं रहा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मैं क्या कहूँ, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू, एग्जैक्टली एवरीथिंग रिलेटेड टू कराची। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक्चुअल शहर का ये हाल होगा। अच्छा, और सोने पे सुहागा, बिजली की सूरत हाल तो आपको पता ही है क्या होती है। वो तो खैर हर दफा दैट्स अनदर स्टोरी ऑलटुगेदर। वतीरा सा बन गया, बिजली तो आप भूल ही जाएं। लुक एट दिस अब्दुल्ला, ये जो मैं विजुअल्स कल से देख रही हूं, शॉक में चला जाता हूं। अच्छा, ये तो है ही सीवेज का पानी ना, या तो ये सीवेज का पानी है यहाँ, या फिर इस मोहल्ले में गुज़श्ता 5 साल से सफाई नहीं हुई है। सो ये सारे सूरत हाल है। कराची से मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा नजीब हारून ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया नजीब साहब, आपने वक्त दिया। नजीब साहब, कराची में बारिश के बाद शहर का जो हशर होता है वो हम सब के लिए बहुत तकलीफ दे, और जाहिर है कि गुज़श्ता हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार हैं। लेकिन 2 साल हो गए हैं वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आप शहर की नुमाइंदा जमात हैं, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? कोई एहसास है किसी को? मैं समझता हूँ कि इसको एमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट इसके अंदर पैसे दे कराची को, और पूरे पैसे दे ताकि एक दफ़ा कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसके अंदर मज़ीद जहाँ पे इतने कर्ज उठाए जा रहे हैं, इतने लोगों को कैसे हम झोंक सकते हैं तकलीफ़ के अंदर, तो वो भी, और सूबाई हुकूमत भी इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल करे। चाहे पीपल्स पार्टी को कराची में वोट मिले ना मिले, कम मिले, लेकिन ये कराची तो पूरे मुल्क की दूध देने वाली गाय है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोलैप्स है ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का फेल हो गया है, और इसको हंगामी बुनियादों पे, इमरजेंसी की बुनियादों पे इसको अटेंड करने की फौरी
अशद जरूरत। नजीब हारून साहब, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो हम कुछ सॉल्यूशंस मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो वही दोहरा रहे हैं जो हम भी दोहरा रहे हैं। तो हम सारे बैठ के यही नहीं कह सकते कि देखो कितना बुरा हाल है और कराची डजंट डिजर्व दिस। वी नीड सम चेंजेस। और ख़ासतौर पे जब हम बार बार याद दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं, तो वो तब्दीली, वो चेंज, हमें कोई छोटे मोटे इंडिकेशंस तो उस तरफ नजर आ जाए। इस वक्त कराची का जो हाल है, इट हैज बीन लेफ्ट अलोन। पिछली हुकूमत में ग्रीन लाइन बनना शुरू हुई थी, अब तक नहीं चल सकी वफाक का फंडेड। तो लिहाजा जब हम आप लोगों से बात करते हैं तो वी डोंट वांट कि आप हमसे अग्री करें, आप हमें बताएं कि करना क्या है। अब चलें ये बता दें कि गवर्नर साहब और कराची से ताल्लुक रखने वाले वफाकी जो वुज़रा हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो वज़ीर आज़म से इस मौजू पर बात करेंगे। तो यानी 2 साल बाद जाकर भी सिर्फ अभी बात ही हो रही है, तो पहले क्या कर रहे थे? तो आपकी नज़र में वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर क्या कर सकती है? कोई क्विक एक्शन बहुत लेने की ज़रूरत है ताकि शहरियों की कुछ मदद तो हो। इसके ऊपर मास्टर प्लान के मुताबिक, क्योंकि अगर इधर उधर से दाएं बाएं हमने किया भी तो वो फिर एक दूसरे के साथ जाके ज़ाय हो जाएगा और कीमती वसाइल ज़ाय हो जाएंगे। तो पूरे सर्वे के साथ, मास्टर प्लान के साथ हमें ये कर लेना चाहिए और कराची को बचा लेना चाहिए। कराची बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर है और मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि 22 साल जद्दोजहद में मेरा भी यही तसव्वुर था, लेकिन ये पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा ना बराह रास्त बिलवास्ता कर पाई है। तो मैं गवर्नर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था तो उनसे भी की थी कि इसको ऊपर हंगामी बुनियादों पे इस पर तवज्जो दीजिए और कराची को नुकसान से बचाया जाए। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम 3 लोग जो है ना आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। आप सियासी रहनुमा हैं, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर। बहुत शुक्रिया नजीब हारून साहब। हम सबको पता है कि कर लेना चाहिए और करना चाहिए। बाय द वे कर लेना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का कराची में इंटरेस्ट, आप जितनी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब कराची आए ना उसी से लगा लीजिए। वज़ीर आज़म साहब, ऑल्दो आपने सीट छोड़ दी, लेकिन कराची ने आपको मुंतखब किया था। यू वर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची एंड योर पार्टी इज स्टिल अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची एंड यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो शहर की हालत है, नहीं लगता कि इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन एट ऑल छोड़ा हुआ है शहर को। और लोकल गवर्नमेंट की बात कर लें तो वहाँ भी आपके इत्तेहादी बैठे हुए एमक्यूएम, उनसे ज़रा बात करें, उनकी जो मजबूरियाँ उनको सॉर्ट आउट करें। हर कोई अपनी अना का बुत बना के बैठा रहेगा, नहीं जी नहीं मैंने तो सीएम से बात नहीं करनी है, सीएम कहेंगे मैंने तो पीएम से बात नहीं करनी। जो कोरोना की सूरत हाल पर सिंध में हाल था, ऐसा लग रहा था वफाक और सिंध में लड़ाई चल रही है। तो सर ये बड़ा सीरियस मैटर है। अपनी अपनी अनाओं को एक एक तरफ रख के, चाहे वो सीएम साहब हों या पीएम साहब हों, दोनों बात करें और कराची के मसाइल का कोई हल निकालें, क्योंकि ये वाकई दूध देने वाली बात है। आवाम से हम यही कहेंगे, खुदा से मांगो, खुदा से दुआ करो इधर, वरना और कोई हाल नहीं होने वाला। मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। मजहर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मजहर साहब, बीइंग अ कराची आइट, कराची में बारिश के बाद हमेशा की तरह सब सियासी जमातें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देती हैं। एक दफ़ा फिर यही नज़र आ रहा है, और बाज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान जो मुझे ढिटाई लग रहे हैं, पता नहीं क्यों वो मुझसे रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब बार बार आपको गाइड कर रहे हैं कि उन सड़कों को देखें जो क्लियर हुई। मसाइल हल करने के लिए मजहर साहब जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। What do you have to say about this? पहली चीज़ ये कि कराची में मुकम्मल तौर पे हाई राइज के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उन बिल्डिंगों का सर्वे किया जाए जिन बिल्डिंगों में वाटर कनेक्शंस और इन सारी चीज़ों के एनओसी के बगैर दिए गए हैं। इन सारे अफसरान को बुला के पूछा जाए। ये सब के सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ सियासी हुकूमतें ही नहीं हैं, सिर्फ हुकूमत सिंध नहीं, सिर्फ केएमसी नहीं, ये सारे ऊपर से लेके नीचे तक एक कार्टेल बना हुआ है। और जब भी तबाही आती है कराची में, इन अफसरान की बाँछें खुल जाती हैं। इसलिए कि अभी आप देख लें, नालों की सफाई के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए होंगे। ज़रा मालूम तो करें कि कितने नालों की सफाई हुई है। अगर नालों की सफाई हुई है तो ये पानी बाहर कैसे आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कराची एक बदकिस्मत शहर है, लावारिस शहर है। इसको सिर्फ लूटा गया है, इस पर किसी ने खर्च नहीं किया, ना कोई खर्च करने को तैयार है। लेकिन जब तक ये जो अफसरान 30-30, 40-40 साल से बैठे हुए हैं, इन सब का जो है बेरहमाना एहतसाब नहीं होगा, उस वक्त तक कराची का मसला हल नहीं हो सकता।
तो सब उदास हो जाता है दिल जब इस किस्म की बातें सुनते हैं कि शहर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है विद पीपल, और इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इतना कुछ है इधर, लेकिन बिल्कुल एज यू सेड एक लावारिस शहर है। ये भी आपसे बात कर लें कि कराची में इस वक्त एक हुकूमती और इंतज़ामी खला नज़र आ रहा है, देयर इज़ अ वॉइड देयर, और जिसको आपने भी पॉइंट आउट किया है, ये तो सभी देख सकते हैं। शहरियों ने इन्हीं हालात को देखते हुए शायद तहरीक इंसाफ पर एतमाद करने का चांस लिया था, एंड ऑफ कोर्स वी नो कि कितने वोट्स दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी तक ज़बानी कलामी दावों तक महदूद है। अभी हम नजीब हारून साहब से भी बात कर रहे थे और हमें इस बात का बड़ा गिला है कि कोई उन्होंने कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं दिया। तो क्या तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती? हाथ बंधे हुए हैं, विल नहीं है, रीज़न क्या देखते हैं आप? केएमसी की अपनी खामियां बेशुमार हैं, करप्शन बेइंतहा है, ये जितनी अथॉरिटीज़ हैं इन सब में बेइंतहा करप्शन है। तो लेकिन जब तक आप इस सूरत हाल को बुनियादी तौर पे नहीं एड्रेस करेंगे, एक अम्ब्रेला के तहत कराची में मेयर के अंडर DHA भी होनी चाहिए, कैंटोनमेंट भी होना चाहिए, KMC भी होनी चाहिए, और फिर वो अकाउंटेबल भी उसको बनाया जाए। तो जब तक आप यहाँ से इब्तिदा नहीं करेंगे, ये पॉलिटिकल गेम MQM आ जाए, आप PTI आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, जब तक आप कराची का बुनियादी मसला हल नहीं करेंगे कि कराची बिलोंग्स टू कराची, और जब तक आप ये बुनियादी मसला हल नहीं करेंगे कि दुनिया में कहीं भी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। आप न्यूयॉर्क के मेयर को उठा के देख लें, आप लंदन के मेयर को उठा के देख लें, उनकी पावर्स उठा के देख लें। वहाँ जब आप ये पावर देंगे तो उसके बाद मैं उस मेयर को अकाउंटेबल कर सकता हूँ कि तुम जिम्मेदार हो, तुम, और बाकी हमारी जो बदकिस्मती से सारी नौकरशाही है वो सिर्फ पैसे बनाने में लगी हुई है। आप एक प्रोजेक्ट बना लें, आप देखें उसको, उनके मज़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। दिल खून के आंसू रो रहा है शहर की सूरत हाल देख के, और ऐसे में ना बयानबाजी आवाम को खुश नहीं करेगी। इसमें हल ये होना चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स कराची के एक मेज़ पर आएँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें जी हम जिम्मेदार हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम माफ़ी मांगते हैं कराची के शहरियों से, और अब हम सब मिल के शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। नीयत होनी चाहिए कि हम रिजॉल्व करने आए हैं, नहीं या ना कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ और पॉइंट स्कोरिंग और एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए नहीं। यू हैव टू सिट विद द इंटेंशन कि हमने अब इसको ठीक करना है, और अगर हमने ना किया तो कोई नहीं कर पाएगा। खुदा का वास्ता है, कुछ पुराने मनाजिर होंगे, लेकिन कल के जो मनाजिर है ना वो काफ़ी हैं पुराने मनाजिर आउट करके नए मनाजिर दिखाने के लिए। जो कल शहर का हाल हुआ है, बदतरीन हाल रहा है। और एक और बात, लियारी नदी माशाल्लाह वहाँ पे अर्बन फॉरेस्टिंग का प्लान था, बड़ा अच्छा मंसूबा था, लेकिन मेरी भी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा जी क्या ये बोगस आइडिया था लियारी नदी पे पौधे और दरख्त और जंगल उगाने का, क्योंकि इट इज़ अ नदी। अब वो सारे दरख्त बह गए हैं अब। अच्छा, हमें बहुत और इतनी अरबों की इन्वेस्टमेंट और मेहनत आप देखें कितनी रायगा हुई है। अच्छा, जो चीज लगा रहे हैं वो तो जरा सस्टेनेबल हो। ईद का फ्लेवर लेते हैं। वैसे तो कल कराची की बात करें दोबारा से वही हाल आ जाता है ना यार, मंडी जाने वाले और आने वाले भी लोग बहुत फंसे रहे हैं, तो ये भी सूरत हाल थी। And in the break we got so many more pictures and videos वगैरह। And from Lahore to लाहौर में भी रिपोर्टेडली जब तक हम रहते थे तो कभी-कभी हाल होता था इतना बुरा, लेकिन हर बारिश में नहीं होता था। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बारिश में हाल होता है। कराची आके देखें पूरा शहर, आधा शहर कल तो, क्योंकि आधे में हुई नहीं बारिश, नहीं तो वो भी डूब जाता, वरना वो भी डूब जाता। अच्छा जी, अब हमने बिल्कुल रुख करना है जी पहलवानों के शहर गुजरावाला का, जहाँ के पहलवान बकरे तो मशहूर हैं ही, हमने आपको दिखाए थे। वहाँ के बैल भी किसी पहलवानों से कम नहीं है। हाँ, पहलवान भी मशहूर हैं, बकरे भी मशहूर हैं, और अब बैल भी मशहूर हो गए। तो गुजरावाला के 10 हैवी वेट बैलों का मुकाबला पूरे पाकिस्तान में ऑब्वियसली कोई भी नहीं है, और इन बैलों के मालिक को भारी भरकम ऑफर्स भी मिल रही हैं। कितनी ऑफर? हाँ, टू बाय देम। क्या रेट लग रहा है उस्मान खलील हमें बताएंगे। जी अब्दुल्ला नुमा, जैसे कि चंद रोज़ कबल हमने आपको गुजरावाला शहर के पहलवान बकरे दिखाए थे, तो आज हम आपको गुजरावाला शहर के पहलवान बैल दिखाते हैं। फ़ारूक इजाज़ नामी शहरी हैं, उन्होंने 10 के करीब जो है पाकिस्तान के हैवी वेट बैल पा रखे हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये 60 मन वजनी सोनू और मोनू है, इनका वज़न जो है 60 मन के करीब है। और ये जो सूरजमुखी है, ये नियाब नस्ल का बैल है, इसके लाल रंग की आंखें हैं। ये जो है सुल्तान है,
है इसका नाम, इसका भी वज़न जो है 55 मन के करीब है। इस तरह इसका छोटा डॉन है, इसका जो वज़न है 40 मन के करीब है। और इसी तरह जो है ब्लैक टाइगर है, इसका वज़न भी जो है 65 मन के करीब है। सारे के सारे जो है पाकिस्तान के हैवी वेट बैल हैं और इनकी रोज़ाना जो इन पे खर्च आता है वो 50,000 के करीब है और एक माह का जो खर्च है वो 15 लाख रुपए बनता है और 20 जो है अफराद रोज़ाना जो है इनकी देखभाल करते हैं। इस वक्त फ़ारूक हुजाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा नाम फ़ारूक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। बचपन से मुझे शौक़ है जानवर पालने का। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं इंशाल्लाह इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। जितनी भी कीमत लगे मैं इनको नहीं बेचूंगा। जिस तरह आपने कहा था कि ये सोनू का 1 करोड़ रुपया लगा है, लेकिन फिर भी आपने इसको सेल नहीं किया। हाँ, मैं सेल नहीं करता जानवर, मैंने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जानवर पाले और इंशाल्लाह अल्लाह की राह में ही कुर्बान करूँगा। जैसे कि मेरे बकरे हैं और जैसे कि ये मेरे बछड़े हैं, इंशाल्लाह ताला ये अल्लाह की राह में ही जाएंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, चाहे जितनी मर्जी कीमत भी मुझे लग जाए। जैसा कि आपने फ़ारूक साहब की बात सुनी, उनका कहना कि जिस तरह के मेरे पास हैवी वेट बकरे हैं, उसी तरह के जो है मेरे पास करोड़ों रुपए मालियत के हैवी वेट बैल हैं। मुझे करोड़ों रुपए लोगों ने इसकी कीमतें ऑफर की, लेकिन मैं इनको हरगिज़ फ़रोख्त नहीं करूँगा और इनको जो है ईद के रोज़ जो है कुर्बान करके जो है सुन्नत इब्राहिमी का फ़र्ज अदा करूँगा। जी, सोनू मोनू के मालिक तो नाराज़ ही हो गए। हम कौन सी कोई बोली डाल रहे थे, कहते कभी भी नहीं बेचूंगा। हमारे तो बजट में नहीं है, हम तो बस इस सारी सिचुएशन में सोनू मोनू, सूरजमुखी, छोटा डॉन और ब्लैक टाइगर, मैं इन नामों से इतना इम्प्रेस हुई हूँ। छोटा डॉन थोड़ा सा मायूब लग रहा है मुझे। छोटा डॉन इतना छोटा नहीं था आफ्टर ऑल। हाँ, बड़ा डॉन लग रहा अच्छा, वैसे बहुत से इसी साइज के बैल कराची में मैंने अब टेंटों में मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हुए देखे हैं। सो पीपल आर रियली, और उनको वो दबके की ना वो पूरी बेल्ट्स बांधी हुई हैं, जो तैयारियां की हुई हैं। आई सॉ सम पिक्चर्स एज वेल। डिजाइनर पट्टे हैं, हाँ बड़े, और 35 लाख 40 लाख 50 लाख कुछ शेयर करेंगे आपसे। वैसे इस फैसले के बारे में पहले अपने 2 सेंट्स आप दे दें। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सरप्राइजिंग ये फैसला लगा जब अचानक से पता लगा पंजाब में लॉकडाउन हो रहा है, क्योंकि पंजाब में बड़े अरसे बाद 24 घंटे में एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी कोविड की वजह से, विच वॉज वेरी इंकरेजिंग। और हमें यही डर था, खौफ था कि अब ईद के दिनों में लोग फिर उसी तरह बाजारों में रश कर, तो ये तो कमाल ही हुआ। तो लिहाजा एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि कोरोना जो है वो कंट्रोल में आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन गुज़िश्ता ईद की गलतियाँ इस बार नहीं दोहरानी। पंजाब में 5 अगस्त तक बाजार बंद रखने का फैसला बता रहा है कि हुकूमत भी ये बात समझ चुकी है। पंजाब भर की मार्केट्स आज से 5 अगस्त तक बंद रहेंगी और ईद उल फितर वाली SOPs का निफाज ईद उल अधा पर भी होगा। बहुत अच्छी बात है। थिएटर, रेस्टोरेंट, तफरीही मकामात खोलने का मामला मुहर्रम के बाद देखा जाएगा। पंजाब हुकूमत के इस फैसले पर दुकानदार और ताजिर तबका ऑब्वियसली खुश बिल्कुल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कहा कि अगर ईद और मुहर्रम कामयाबी से गुजर गया तो उसके बाद रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाएंगी। फ़िलहाल 10 रोज़ के लिए लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने जिस तरह की ये वबा फैली थी, जिसने उसके ऊपर काबू पा लिया। सामने हमारे ईद है और उसके बाद मुहर्रम है। इसमें अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर से अगर ये इलाकों में लॉकडाउन लगाने पड़े, इससे हमारी इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। अभी हमने ज्वाइन की है सदर अंजुमन ताजरान पंजाब नईम मीर साहब ने। नईम मीर साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केट्स, बाजार बंद करने के फैसले पर आप लोगों को बड़े एतराज़ात हैं, तो क्या हुकूमत ने ये फैसला लेते हुए ताजरों को एतमाद में लिया था? कोई कंसल्टेशन हुई थी आप लोगों के साथ? बिल्कुल जी, हमसे ये फ़ैसला करते वक्त कोई हमें एतमाद में नहीं लिया गया, ना हमसे कोई मुशावरत की गई, ना हमें बुलाया गया, ना हमसे बैठ के बात की गई। ये हुकूमत का एक तरफ़ा फ़ैसला है और 2 साल गुजरने को हो गए। हुकूमत तिजारत, मईशत और ताजरों बारे इस तरह एक तरफ़ा फ़ैसले ले रही है और मईशत को तबाह कर रही है, ताजर को कंगाल कर रही है। और यही हुकूमत की पॉलिसी है कि हुकूमत ख़ुद भी भीख मांगती है और वो चाहती है कि पाकिस्तान का तमाम ताजर तबका, बिजनेसमैन क्लास जो है वो भी भीख मांगने पे लग जाए। मीर साहब, छोटी ईद पे जब खोली थी मार्केट्स वगैरह तो SOPs की तो धज्जियां उड़ा दी गई थी, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर एक हफ्ता सब लोग सब्र कर जाते हैं, जिसमें ज़ाहिर है आवाम का भी नुकसान हो रहा है, उन्हें भी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, उसके बाद सूरत हाल नॉर्मल होगी और आप लोग आराम से कारोबार कर सकेंगे। नहीं मीर साहब, अब ये कुछ ऐसा हो जाए कि ताजरों का नुकसान भी ना हो और कोरोना का ख़तरा भी ना रहे, इसलिए ताजर क्या कर सकते हैं? हुकूमत आपके लिए क्या करें? अब या तो आप ये
7-8 दिन सब्र कर लें या फिर कोई ऑल्टरनेटिव बता दें? जब रियासत ये काम नहीं कर सकती तो बार बार हमारे काम को बंद करें, क्योंकि ये वो अमल आप जो कर रहे हैं इसके पीछे आपकी बदनीयती शामिल है। बदनीयती आपकी इस तरह शामिल है कि जब आप दुकानें बंद करवाते हैं, चाहे वो आप स्मार्ट लॉकडाउन हो, चाहे वो आप अपना सेलेक्टेड लॉकडाउन करें, जुज़वी करें, या किसी भी किस्म का लॉकडाउन जब आप करते हैं तो उसके नतीजे में पुलिस इंतज़ामिया जो है वो हमसे दिहाड़ियाँ लगाती है, वो हमसे पैसे लेती है, हमें पैसे देकर अपना जायज़ कारोबार करना पड़ता है। और वो बिल्कुल जो है ये कोरोना की आड़ में ये सारी करप्शन होती है, ये चोरी, ये फ्रॉड, ये धोखा, ये कोरोना की आड़ में होता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हुकूमत भी कोरोना के पीछे छुप रही है, क्योंकि हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, हुकूमत के पास कोई कारकर्दगी नहीं है। 2 सालों के अंदर हुकूमत ने सब कुछ डबो दिया है। अब हुकूमत जो है वो नॉन इशूज़ को इशू बनाती है। अब देखें ना, ये जैसे ये एक नॉन इशू था कि कारोबार हो रहा है, दुकानें खुली हैं, कोरोना नीचे आ रहा है, इन्होंने एकदम ऐसा फैसला किया कि आज सारा मीडिया और सारे लोग जो हैं वो इस फैसले को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हुकूमत जो है ये तो अपने प्लान में कामयाब हो गई। एक तरफ नॉन इशू को इशू बना दिया, मीडिया और आवाम की तवज्जो डाइवर्ट कर दी किसी और तरफ, और साथ ही साथ अपनी दिहाड़ियाँ और अपनी ईदी बनाने का भी प्लान बना लिया कि अब ताजरों से जो है वो जेबें गर्म भी करेंगे। और फैसला पंजाब हुकूमत ने किया और अपनी सियासत भी चमका ली। सियासत ऐसे अपनी चमका ली कि अब पंजाब जो है उसने चूँकि ये इनिशिएट किया है, लिहाजा अब सिंध भी इसके पीछे आएगा, बाकी सूबे भी आएंगे। मीर साहब, एक तो आप एक पॉइंट इनका जेन्युइन है कि बात जरूर करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सारी बात में मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपको पता ही नहीं है कि कोरोना हुआ है। मतलब कि और क्या फैसले लिए जाएं। मुझे तो ये बड़ी अच्छी बात लग रही है कि पिछली ईद पे जितना स्पाइक हुआ था, इस ईद पे डेफिनेटली ये चीजें बंद होनी चाहिए। वैसे ब्रावो, ये अच्छा फैसला, इससे बहुत दूर फायदा होगा। Welcome back once again. And अस्सलाम वालेकुम as well. अच्छा, एक और बात, क्योंकि अभी तक हम बारिश की बातें कर रहे हैं ना, और बारिश की वजह से कराची में क्या हुआ है, तो बताइए जनाब। हुआ ये है कि आपको पता है घंटों बिजली मेंटेनेंस के नाम पे बंद रखी जाती है और उसके बाद टीमें काम करती हैं, और कभी ये दौरानिया 8 घंटे होता है, कभी 10, कभी 16, कभी 24 से भी ज़्यादा। और कराची का तो खैर हाल ना ही पूछे, बाकी मुल्क में भी ये सूरत हाल होती है। हम यहाँ इस बात का रोना रो रहे हैं और दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। और बाय द वे, कभी कभार काम नहीं भी हो रहा होता तो आपको तसल्ली के लिए कह दिया जाता है कि टीमें निकल पड़ी हैं, काम हो रहा है। अच्छा, एक कंपैरिजन तो देना बिल्कुल गलत बात है, कंपैरिजन नहीं देना चाहते, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम कहाँ हैं। तो लिहाजा चाइना में भी बत्ती जाती है, वहाँ भी इतने तूफान वगैरह सब कुछ होता है, तो मेंटेनेंस तो चलती है। तो राइट साइड की तस्वीर ऑब्वियसली चाइना की है, कहीं आप गलती से कराची ना, जो अंधेरे की तस्वीर है ना वो कराची है। हाँ, तो राइट साइड पे जो रोबोटिक वे है वायर्स को ठीक करने का, वो चाइना में हो रहा है। अब्दुल्ला, दिस इज अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन, प्लीज इसको कंपैरिजन भी ना कहें। दिस इज ओनली शोइंग यू कि ये टेक्नोलॉजी भी, ये चीजें कितनी आगे बढ़ चुकी हैं ताकि मिनटों में चीजें ठीक हों, और नॉट लाइक डेज कंपैरिजन जो है ना अनफेयर नहीं है, क्योंकि एक हाउस होल्ड से आप हज़ारों रुपए बिल वसूल कर रहे हैं, हज़ारों रुपए। मतलब है कि चाइना आपका दोस्त मुल्क है, आप उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और के इलेक्ट्रिक बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, वो तो जरा लीड ले सकती है ना इन मामलात में। अच्छा, और इन सारों के, चूंकि आपने बताया ही है बिल्स वगैरह के आते हैं, मुझे खौफ आ रहा है सोच के कि इस वक्त क्या बिल आना है। पिछले कुछ महीनों से आपको पता है ना हालत तो यही है, मेरा ज़ाहिर है मैं भी ओवर बिलिंग का शिकार हूँ, और इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक तो कह देती है कि हम अपने मीटर्स जो हैं आपके बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये बताना है कि इस दफ़ा बाकायदा मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि कल परसों में बिल जो आना है वो ज़रा कंट्रोल्ड आए। दुआ आमीन आमीन। तो हम हमजा से तो आपकी मुलाकात कराएंगे ही, इस किताब से मुताल्लिक भी आपको बताएंगे इन केस आपने नहीं पढ़ी है या आपने नहीं सुना इस किताब के बारे में। लेकिन उससे पहले ज़रा आटा दाल के भाव आपको बता दें, और कोई अच्छी बात नहीं है आज आपके ईद से पहले, वैसे इस दफ़ा नहीं, हर दफ़ा का यही वतीरा होता है कि रमज़ान और ईद जब हमारे त्यौहार होते हैं, चूँकि हम इतने पक्के सच्चे मुसलमान हैं, तो हम कीमतें बढ़ा देते हैं। तो रमज़ान और ईद में तो ये होता ही है, और फिर इर्द गिर्द और भी कोई 200 फैक्टर्स हमेशा हर साल कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, तो वो भी बीच में इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बताएं कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे से महंगाई का वो तूफान आ रहा है कि गरीब आवाम की चीखें निकल रही हैं, और ईद उल अज़हा से पहले सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गवर्नेंस का ये हाल है कि इस वक्त पूरे मुल्क में आटे की कीमत यकसा नहीं, सरकारी कीमत पर आटा
कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा और जिस दुकानदार का जो जी चाहता है वही कीमत वसूल कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल एक थोड़ा सा बनाना रिपब्लिक सिचुएशन हो चुकी है। रोटी और बेकरी आइटम समेत बेशुमार ऐसी में चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं। इदारा शुमारियात और चीज़ें क्यों ना महंगी हो, चीनी आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आटा का 10 रुपये 10 किलो का थैला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह सारी चीज़ों पर फिर कीमतों पर असर पड़ता है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1360 रुपये तक पहुँच गई है। ये मुल्क के सबसे बड़े शहर की सूरत हाल है और इसमें सबसे ज़्यादा कीमत है। पेशावर में आटे के 20 किलो थैले की कीमत है 1280 रुपये, हैदराबाद में 1260, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 900 रुपये। तो यही कंपैरिजन आप देख लें कि क्या है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा में 860 रुपये तक ये आटा बिक रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी कराची में 1360 का बिक रहा है, पंजाब में 860 का बिक रहा है। और हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FPR, SICP और FIA को तहकीकात का हुक्म दिया। अच्छी बात है, मगर हुकूमत कुछ तवज्जो आटे और दीगर अशिया की कीमतों पर भी दे तो आवाम पर जाहिर है रिलीफ होगा। अच्छा जी, शहर में आटा किस कीमत मिल रहा है और गंदम और आटे से तैयार की जाने वाली कौन कौन सी अशिया महंगी हो रही है, ये हम लाहौर की पहले आपको अपडेट दे रहे हैं और ये हमें अपडेट दे रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी बिल्कुल, इससे पंजाब भर में ख़ासतौर पर लाहौर में तमाम छोटे बड़े शहरों में पंजाब के गंदम की कीमत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी रोज़ से इजाफा हो रहा है और उसको बुनियाद बनाकर नान बाई एसोसिएशन ने भी जो सादा रोटी है उसकी कीमत 6 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये कर दी है, जबकि जो खमीरी रोटी और नान है वो हमें 15 रुपये इस वक्त मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ों की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं और उसके बाद आज डबल रोटी की कीमत है वो 100 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये कर दी गई है। तो गंदम की कीमत में इजाफे के हवाले से जो गवर्नमेंट ने दावे किए थे कि गंदम की कीमत नहीं बढ़ेगी और आटे की कीमत और सादा रोटी, नान, डबल रोटी और इसके साथ रस और बाकी बेकरी आइटम नहीं बढ़ेंगी, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकामी नज़र आती है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। दुकानदार जाहिर है पीछे से जो कीमत लेगा वो तो उस हिसाब से आगे बेच देगा, लेकिन अल्टीमेट जो बर्डन है, बोझ है, वो आवाम पर पड़ रहा है। सार्फिन जो है ना सिर्फ सब इस वक्त ईद का मौका है, सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, बल्कि आम रोटी, सादा रोटी, नान और तमाम चीज़ें जो बेकरी आइटम है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और ये रुकती नज़र नहीं आ रही। जो जो दिन आगे जाएंगे आटे की और गंदम की कीमत में जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसने अंदिया दिया है कि आगे जाकर गंदम की कीमत मज़ीद बढ़ेगी, आटे की कीमत बढ़ेगी तो बेकरी आइटम भी बढ़ेंगी। तो यानी इफेक्ट जो है सारी चीज़ों पे ही पड़ा है। ये लाहौर की अपडेट थी आपके सामने। अच्छा जी, अभी हम जरा पंजाब की सूरत हाल पे पहले बात कर लेते हैं, वापस चलते हैं बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट पंजाब लॉकडाउन की। हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे कि 10 दिनों के लिए लॉकडाउन जो है, ताजरों ने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया है। तो तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। मुसर्रत साहिबा, जिस दिन और जाहिर है पहले भी ईद पे हमने हाल देखा, पंजाब भर में मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। अब 9 दिन के लिए फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने बड़ा टफ फैसला लिया है, तो क्या इस पे पहले गौर ख़ौस हो रहा था या अचानक से सजेशन आई और बस अनाउंस कर दिया? क्योंकि ताजरों को एक शिकवा है कि जी हमें बताया नहीं, हमसे बात नहीं की। अगर हम ये 10 दिन या ये जो ईद के दिन है, यानी कि ईद से 3-4 दिन पहले और ईद से 3-4 दिन बाद, जिस तरह से पिछली ईद पे लोगों ने मतलब देर तक शॉपिंग और फिर मिलना जुलना और फेस्टिविटी, अगर इस ईद पे हम बच गए तो अगली ईद पे मुनाफा भी कमा सकेंगे। अगर हम जिंदा रहे इंशाल्लाह ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। तो मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानी अवाम से और ताजर कम्युनिटी से कि पिछले लॉकडाउन के खोलने की वजह ये एक लोग रिलेट भी कर रहे हैं कि पिछली ईद पे खोला था, आप क्यों नहीं। पिछली ईद पे मुसलसल 3 वीक्स का कंप्लीट लॉकडाउन आप लोगों ने फेस किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि कहीं गरीब तबका बिल्कुल 2 वक्त की रोटी से महरूम ना हो जाए और आप लोगों का भी कोई कुशन निकले कि आप लोगों की कोई कमाई हो, इस वजह से हमने वो अलाउ किया था। लेकिन अभी तो माशाल्लाह पिछले पूरे टाइम से हम सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन को ही हमने लागू किया हुआ था कि वो एरियाज़ जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा थे उनको बंद करते थे, बाकी तमाम जो कारोबारी एक्टिविटीज़ थी और हर तरह की जो एक्टिविटीज़ वो अलाउड थी। तो इन 8 और 10 दिनों में आप हुकूमत का तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन साथ आप अपना भी साथ दे रहे हैं। अपने प्यारों के लिए अपनी जान की हिफाजत करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा मुसर्रत साहिबा, डेफिनेटली इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक और पिछली ईद पे भी खोलना सब कुछ
वाज अ मिस्टेक, जिस तरह की पता चली गया, और हेंस वो ही समझते हुए अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के इस फैसले पर हमने पहले बात भी की है और एक उनकी राय भी ली है। ताजरों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि वो ये नहीं मान सकते और शायद वो इसको फॉलो भी ना करें इस लॉकडाउन को। तो हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद बाज़ार खोले गए तो क्या करेंगे, क्योंकि ताजरों ने तो बड़ा फ्लैटली बता दिया है कि वो मान ही नहीं रहे इस लॉकडाउन को। ताजर कम्युनिटी ने पहले भी मायूस किया था, लेकिन इस वक्त मैं उनसे इस चीज़ का गुमान रखती हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। आप लोगों ने पिछली ईद पे SOPs पे अमल दरामद करने की हमें 100% यकीन दहानी कराई। जब SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई तो फिर इन्हीं के जो कुछ सो कॉल्ड जो इनके लीडर्स हैं, उन्होंने ऑनर आके कहा कि ये तो रिट कायम करना और SOPs को लागू करवाना ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो 11 करोड़ का सूबा है, उसके लिए हमारे पास 11 करोड़ की नफरी नहीं है। तो इसलिए इस वक्त हमारी प्रायोरिटी इस सूबे की आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। इंशाल्लाह जान बच गई तो आप आगे प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा कमा लेंगे और इंशाल्लाह हम आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। लेकिन इस वक्त इस मौके को गनीमत समझें, अपनी और अपने प्यारों की जान की खातिर गवर्नमेंट की विल को समझें और हमारी नीयत को समझें। हमारी नीयत आपको आसानियाँ आसाइशें देने के साथ साथ आपकी जान को हिफाजत में लेके आना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुक्रिया आपका मुसर्रत साहिबा। मुसर्रत साहिबा, अच्छा आपकी बातें बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के कि जान है तो जहान है, और इस ईद के बाद अगर सरवाइव कर गए तो अगली ईद पे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। तो आप जब लॉकडाउन करें, जिसको हम बड़ा इंकरेज कर रहे हैं कि ईद के दिनों में ज़्यादा रश होता है, आपने 1 हफ्ते का कर दिया, अच्छी बात है, तो वो अच्छा लॉकडाउन है। अगर कोई और करे तो वो बहुत गंदा लॉकडाउन होता है। तो ये ज़रा समझ नहीं आती इसमें भी एक तजाद है, तो वो उसमें भी ज़रा गौर कीजिएगा। और फिर कोई और लॉकडाउन की बात कर दे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है और हुकूमत को गिराने की कोशिश है और माशी बदहाली फिर बाद में हो, इसलिए ये तमाम बातें की जाती हैं। अब आपने ये फैसला लिया है जो बड़ा बोल्ड स्टेप है ज़ाहिर लेना। ईद के दिनों में अगर हम कंटेन कर लेंगे तो कर लेंगे, और ईद के बाद फिर सारी चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और टाइमिंग भी आप बढ़ा दें, ईद के बाद शायद रात तक आप दुकानें खोलने की इजाज़त दें ताकि वक्त में रश भी ना हो। आपने कल परसों देखा है कि वसीम अकरम ने एक ट्वीट की और ट्वीट के बाद बात कर रहे हैं, पंजाब के या वैसे हमारे वाले? अब्दुल्ला, व्हाई आर यू सेइंग दैट? हमारे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, देयर इज ओनली वन, चाहे जो भी हो जाए एक ही है वसीम अकरम। अच्छा जी, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उस ट्वीट पे बारिश के हवाले से किया। उन्होंने कराची के हालात पे एक ट्वीट किया और बड़ा ही गमज़दा ट्वीट था कि ये क्या हो रहा है। तो उस ट्वीट पे बड़ी तनकीद की गई, बल्कि कल हमने इस पर बात भी की थी। तो लिहाजा उनको ही हैड टू गिव आउट अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें अजीब ही लगा कि बेचारे उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, हालांकि ही वॉज कमिंग फ्रॉम ए क्लीन हार्ट। और उन्होंने कराची में बारिश की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया था और इस शहर के बासी होने की हैसियत से मसाइल हल करने की बात की थी। लेकिन वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह को वसीम अकरम का ये बयान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उन्होंने कहा था कि वसीम अकरम, अगर आप मुखलिस हैं तो शहर का दौरा ज़रूर करेंगे, और अगर आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया है तो आपसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं। ये उनका कहना था। वसीम अकरम के गैर जिम्मेदाराना बयान ने अवाम को मायूस किया है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अब वसीम अकरम ने वजाहत की है कि उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं, वो अपने शहर की बेहतरी के बारे में सोचते हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा देख कर ट्वीट किया था। बारिश ने एक मरतबा फिर कराची को तबाह किया। स्विंग के सुल्तान का मजीद कहना था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बारिश से लुत्फ अंदोज हो, ना कि परेशान। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब वसीम अकरम या उनकी अहलिया कोई कराची से रिलेटेड मसला उठा रहे हैं। इससे पहले सीवीओ पे जो मेडिकल वेस्ट वाला मामला था वो भी इन्हीं की तरफ से उठाया गया था। कचरा गंदगी पे कितनी बार ये लोग बात कर चुके हैं। जब भी कोई ड्राइव होनी होती है, कोई मेडिकल अटेंशन किसी चीज को चाहिए होती है, तो ये बड़े आगे आगे होते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब कोई भी क्रिटिसिज्म कोई करे, बेशक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो, तो आप लोग उसके अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? सडनली सारी अच्छाइयां जो होती हैं वो भाड़ में जाए और क्यों ऐसे और उस बात पे आ जाए कि आपने अभी ये क्यों कहा। भाई 10 साल से वो अच्छाइयां भी तो गिनवा रहे हैं।
कर भी रहे हैं, तो इस बात पे इतनी तकलीफ हो जाना कि आप उसको किसी को भी क्रिटिसाइज किया जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान पॉलिटिकली बायस्ड ही है, वो अपनी राय का इज़हार भी कर सकता है। Sometimes we feel that our leaders, हमारे जो सियासतदान हैं, उनकी वो जो पॉलिटिकल सनग्लासेस है ना, वो नहीं उतरती। Everything is seen through those glasses। बस कर दें, हम सारे वैसे नहीं हैं। अच्छी चीज को अच्छा कहेंगे, बुरी चीज पे तनकीद करेंगे और आप बर्दाश्त करना शुरू कर दें इस चीज को। जी। और आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत के ज़ेर एहतमाम आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जिगर की इस बीमारी से मुतालिक अवाम में शऊर बुलंद करना है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि दुनिया भर में वायरल हेपेटाइटिस के शिकार तकरीबन 300 मिलियन अफराद अपने मर्ज से लाइल्म हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मरीज़ हेपेटाइटिस बी मर्ज जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ हैं सबसे ज़्यादा। और अफसोसनाक बात यह है कि ये अफराद ख़ुद अपने मर्ज से नावाकिफ़ रहते हैं और पाकिस्तान की आबादी का 5% अफराद हेपेटाइटिस बी में मुब्तला, जबकि 2.5% जो है वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है। और हम यहाँ ये कहते हैं कि इतनी घबराने की बात नहीं है। पीपल सर्वाइव, पीपल लिव लाइक नॉर्मल हेल्दी लाइव्स वंस दे गेट बेटर। डॉक्टर साद नियाज माहिर अमराज़े जिगर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, इस शोबे से मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस A B C D E काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं, लेकिन यरकान जैसे कहते हैं, क्या ये गंदे पानी, गंदगी, गंदी चीज़ों से होता है? पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, फिर B और C पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, दो किस्म के वायरसेस हैं। एक वायरस वो है जो हमें यरकान देता है ज़्यादातर, और जो कि गंदे पानी और पानी आलूदा पानी से मोस्टली या उसकी वजह से खाने पीने जूस वगैरह से होता है, जिसको हेपेटाइटिस A और E कहते हैं। ये आम जॉन्डिस होता है और ये जो है 99% लोगों में खुद से ठीक हो जाता है बगैर किसी दवा के कुछ किए हुए, और इसमें क्रॉनिक मसला नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है, दैट्स इट, खत्म। ये ज्यादातर लोगों को होता है बचपन में, आपने देखा हो जो पीलिया, जिसको आप आमतौर पर, जिसको अक्सर लोग झाड़ते रहते हैं और ये करते रहते हैं, बिकॉज वो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो जो भी इलाज आपने जिसका रूहानी और डंडियां और पता नहीं क्या क्या लगाता है, उसकी बिल्कुल गैर ज़रूरी चीज़ें की जाती हैं जिसकी कतई ज़रूरत नहीं है। ये इसका ताल्लुक जो है वो आप पानी से है, मेनली वाटर एंड सैनिटेशन, जैसे टाइफाइड और दीगर अमराज है। लेकिन जो हमारे लिए परेशान कुन चीज़ है वो है हेपेटाइटिस B और C। हेपेटाइटिस B और C ये आते हैं ब्लड या ब्लड की जो बॉडी सिक्रीशंस है उनके ज़रिए ट्रांसमिट होते हैं। अब वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं कि हमने एक टीका लगवाया बुखार के लिए और ताकत के लिए, उसके बाद वही टीका लग गया किसी और को, मुझे हेपेटाइटिस C है B है, वो मुंतकिल हो जाता है दूसरे आदमी में। इसी तरह खून अगर सही तरह से स्क्रीन ना हो तो वो मुंतकिल हो जाएगा। अगर जर्राही के आलात हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अगर किसी से सही तरह से स्टेरिलाइज नहीं है, डेंटल प्रैक्टिसेस हैं, पार्लर्स हैं, बार्बर्स हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से नीडल के ज़रिए जब स्किन के अंदर जाएगा तो वहाँ से ट्रांसमिट होता है। अब हमारे यहाँ इस वक्त थोड़ा सा आपका जो है मैं करेक्शन कर दूं कि हेपेटाइटिस C जो है वो कॉमन है, वो तकरीबन 5% लोगों में होता है, पाकिस्तान में पाया जाता है, और जो हेपेटाइटिस B है वो 2.9% लोगों में होता है। और आपसे इधर ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जब A और E की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को हो जाता है और खुद ही से ठीक भी हो जाते हैं, मतलब पानी इज द कैरियर। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, कराची के आप बारिश की वजह से हालात देख लें, दिस वुड बी द टाइम जहां स्पाइक होगा हेपेटाइटिस केसेस में इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। ये जो सारा कुछ हुआ है जिसमें ज़ाहिर है पानी मिलेगा, आपका सैनिटेशन एंड पानी मिलेगा, इसी में क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, फिर उसी से वो बर्फ़ बनेगी और बर्फ़ बनने के बाद वो जूस बनेगा, और उसके बाद खाने और दीगर सब्जियाँ और जो भी आप जाके चटनियाँ और जिसमें भी पानी का इस्तेमाल होगा जो कि कंटामिनेटेड फूड होगा, उससे ये होगा। और यूजुअली उसमें 2 से 6 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो उसके बाद फिर आपको आमतौर पे वो जो पीलिया होता है उससे होता है। तो इस वक्त ये जो गर्मी के ख़ासतौर पे बारिश के सीजन में बेहतर है कि इंसान इन सब चीज़ों से बहुत ख्याल करे। दूसरा, अगर आप बॉईल कर लेंगे वाटर को, जो कि आजकल के सीज़न में मुश्किल ये है कि बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, तो अगर गैस दस्तयाब है और पानी गर्म किया जा सकता है, उबाला जा सकता है, तो उबाल के पानी पिए तो उससे कम इस मसले से
निस्बतन आपका ये सारी टाइफाइड वगैरह भी इसी तरह होते हैं। लेकिन जो मेन जो हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो आज वो करते हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी से करते हैं, बिकॉज ये 1/3 दुनिया हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड हो चुकी है तकरीबन। और डॉक्टर साहब आपने तमाम अलामात तो बता दी कि किस तरह फैलता है, जाहिर है जिनसी ताल्लुकात से भी फैलता है, इसके अलावा जर्राही के आलात, और ये जिस तरह HIV वगैरह फैलता है उसी तरह फैलता है। इसका इलाज क्या है और इसका इलाज क्या आसान है या मुश्किल है, क्या है? दोनों अमराज, हेपेटाइटिस बी का तो फायदा ये है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से वैक्सीन के बारे में और वायरस के बारे में बहुत सारी लोगों को इन्फॉर्मेशन है। ये भी हेपेटाइटिस सी RNA वायरस है, बिल्कुल कोविड की तरह है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो DNA है। लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, यानी कि अगर आप अपने को वो वैक्सीन लगा लेंगे तो हेपेटाइटिस बी से आप बच जाते हैं। इसीलिए हम बच्चों की पैदाइश के टाइम ही उनको यहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि उनको फिर ये ना हो। और हेपेटाइटिस बी से बहुत सारी दुनिया के ममालिक हैं, उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली है इस तरह वैक्सीनेशन के प्रोग्राम के जरिए। लेकिन अगर किसी को हो भी जाए तब भी उसका अद्वियात से बगैर टीकों के, बगैर तकलीफ के इलाज मौजूद है। हेपेटाइटिस सी और बी दोनों लाइलाज अमराज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कम्युनिटी में बिल्कुल था और सही था। उस वक्त भी ये था कि इलाज महंगा बहुत था, इलाज तकलीफदेह बहुत था, इलाज के साइड इफेक्ट्स थे। अब जो इलाज है वो बहुत निस्बतन सस्ता है। आप तकरीबन 2500 रुपए महीने में और 3 महीने का इलाज है, तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। 2500 से लेके अगर बिल्कुल जी कंपैरिजन अगर डॉक्टर साहब किया जाए बहुत 3000 रुपीज में अब 3000 रुपीज में आपको पूरा 3 महीने का इलाज मिल जाता है। तो वो और जैसे हमारा एक इदारा है हेल्थ फाउंडेशन, तो हम उसमें ये इलाज फ्री लोगों को पिछले कई सालों से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे इस तरह की चीजें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है। तो एक चीज ये जहन से निकालना चाहिए कि ये इलाज मर्ज है। दूसरा बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब याद भी दिलाई है। डॉक्टर साहब आई विश के हम आपसे जरा ज्यादा डिटेल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना भी काफी है कि हम लोगों को 2 चीजें बता दें कि एक तो इसका इलाज डेफिनेटली है। जी क्विकली बता दीजिए। एक क्विकली ये कि मीडिया की तरफ से ये जो गैर ज़रूरी लोग टीवी पे आके कहते हैं कि इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है और हम यकीनी इलाज करते हैं, खुदा के लिए उनको ये जो पैमरा या जो भी आपका है उसको उनको सस करना चाहिए। बगैर रिसर्च के ये सब चीज़ें और लोगों के टोटके और ये इनकी कतई ज़रूरत नहीं। हमारे पास बेहतरीन इलाज है, 98% लोग ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस सी के, और हेपेटाइटिस बी के लोगों को दवा लेनी होती है वो भी ठीक रहते हैं। राइट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद नियाज, हमें बता रहे थे, एक तो इम्पोर्टेंस भी बता रहे थे इसकी, डरना नहीं है। सबसे पहले तो यही बता दें दिस इज नॉट वन ऑफ दोज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज शुरू में हमें याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप और बड़ी अछूत की बीमारी से समझा जाता था और बड़ा खौफ आता था, लेकिन अब इन दोनों बीमारियों का आसान सस्ता इलाज मौजूद है। टाइमली होना चाहिए बस, आपने देर की। इलाज इज ऑल अबाउट बीइंग ऑन टाइम। कोई भी चीज़ अगर आप देर कर देंगे तो वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। आपको बताएं कि कोई किताब अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर की फहरिस्त में आ जाए तो उसको पढ़ने वालों की फहरिस्त भी लंबी हो जाती है, और ऐसी ही एक किताब है द आर्ट ऑफ वेब, और इसके मुसन्निफ हैं हमजा अयूब। हमजा डिजिटल मार्केटिंग के माहिर हैं और इस किताब में उन्होंने आज की डिजिटल दुनिया में कामयाबी के तरीकों पर रोशनी डाली है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये टॉपिक है, क्योंकि अब तो आपको पता है कोविड की वजह से एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ई-कॉमर्स बिजनेस इज फ्लरिशिंग, एवरीथिंग हैज टू बी ऑनलाइन, अदरवाइज सर्वाइवल ही नहीं है आपका। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमजा, आपने ये किताब कब लिखी और कब कैसे इसका आइडिया कंसीव किया, और इसके कंटेंट्स के बारे में पहले जरा हमें और हमारे देखने वालों को आप ब्रीफली बता दें। Sure. Thank you very much for having me. If it's okay, मैं थोड़ा bilingual रखूँगा उसको, क्योंकि usually when I give interviews, people say that it's okay. It's better if I do it in English because मेरी उर्दू थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है कभी कभार। Sure, go ahead. हम थोड़ा सा translation कर देंगे। Sure. Thank you very much. So essentially, the book is called The Art of Web. The reason why I came up with this book was because during this pandemic, I noticed that while a lot of big companies can hire marketing agencies and experts and consultants, it's these small, medium enterprises that struggle the most. And they, according to me, are the backbone of every economy. And so what I did was I tried to play the best part I could have. And I decided to write this book to give a blueprint to every single company, startup, marketer, or anybody who wants to do something in marketing, has something with sales, or wants to get their product across to the market digitally. I wrote this book to give them a blueprint
to use the same strategies that have been implemented by some of the biggest companies, brands, and celebrities worldwide. So since you asked about the contents of this book, The Art of Web is actually, the title is inspired by The Art of War, which is a very old book by a Chinese author talking about battlefield strategies. In this book, I've basically equated digital marketing with a battlefield strategy. So when you are, let's say, walking into war, you know exactly what soldiers you're taking, right? You know, like you need this many horsemen, you need this many archers, you need this many cavalry and, you know, foot soldiers. Similarly, in digital marketing, you have some key components that you need to make sure you have on you no matter what. And if you follow through the book, I have essentially geared my entire focus towards people who already know that digital marketing is important. I'm not talking about why it's important, because in 2020, like you've already said, ये बहुत ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग। राइट। अच्छा हमजा, और अब इन्होंने बता दिया है कि ज़रूरी तो है, ये तो आप समझ गए, लेकिन पेंडेमिक के बाद सिंस एवरीथिंग हैज़ बिकम ऑनलाइन, तो आपको ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग में अपना गेम अप कर सकती है ना, वो क्या कॉम्पोनेंट्स हैं वो बता दिए। मैं बड़ी क्यूरियस हूँ एंड वी वांट टू नो दिस कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगे कि कौन इस किताब को पढ़े और फ़ायदा उठाए, और ये किताब क्या किताब फॉर्म में है या ऑनलाइन है? आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग डिजिटल, तो क्या ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही है किताब? Oh yes, so as you can see, the book is digital. It's available on Amazon Kindle. You can get it on Kindle Reader. Inshallah, we will also have like a hard copy available soon. Right. But it's primarily digital, and you know the fact that the digital book became a success digitally itself testifies to its success. Now, you know, the other question that you had was about who my target audience is. So if you're a marketing person, if you're a salesperson, if you have anything to do with digital marketing, you're running a business, you have a company, you have a product that you want to push forward, if you're a content creator. So I'm not talking about how to make content. Content creation itself ki baat nahi kar raha. I'm talking about how to proliferate content, right? So a lot of people who are making videos on YouTube, let's say, you know, you have your morning show. It's one thing to create the morning show, but there's another side to it, which is proliferating the content, disseminating it to the right people. So this book is targeting anybody and everybody who has something they need to sell, something they need to get in the hands of the right people. So you know that's the target audience in the moment. I think we need to buy this book as well, हुमा। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाकई कंटेंट तो बहुत सी दुनिया बना ही लेती है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म पे और सही ऑडियंस के लिए पेश करना, उसमें ज़रा कंफ्यूजन हो जाती है और बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं। हमजा, ज़बरदस्त आपने ये किताब लिखी और बड़ी टाइमली भी है, बिकॉज दुनिया बड़ी बदल गई है। डिजिटल वर्ल्ड तो वैसे ही हम आ गए थे डिजिटल दौर में, लेकिन आफ्टर कोविड तो लगता है कि अब एवरीथिंग इज डिजिटल एंड ऑनलाइन, और इसी तरह होना भी चाहिए। तमाम आपको पता है ना, हमारे गुल प्लाजा हो गया या सदर या शाह आलम मार्केट में बैठा हुआ वो बिजनेसमैन जिनकी अब अगली जनरेशन उनके कारखाने और उनकी दुकानें चला रही है, उन्हें पता है कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आज की दुनिया में सर्वाइवल नहीं है। तो एक्चुअली मेरे ही दोस्त मुझसे कुछ पूछते हैं कि किस तरह ये सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट वगैरह ऑर्गेनाइज की जाए, क्योंकि अब्बा दादा ने बिजनेस तो स्टैब्लिश कर दिया है, अब उसे ऑनलाइन किस तरह करना है ये उनके लिए है किताब बेसिकली। तो आप जरूर लें किताब और पढ़ें और इससे फायदा उठाएं। द आर्ट ऑफ वेब, बहुत बहुत शुक्रिया हमजा अयूब हमें ज्वाइन करने का, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया। वंस अगेन अभी ये तो हमजा ने बताया ये किंडल पे है, ये किताब डिजिटल है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, और उसके बाद इसका जी बिल्कुल, और इसकी हार्ड कॉपी भी इवेंचुअली आ ही जाएगी। अच्छा जी, देयर यू गो। और इसके अलावा हमारे पास कुछ खास टाइम तो नहीं रहा, लेकिन आपको ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि कल हुमायूं सईद की भी सालगिरह थी, तो उन्हें हम हैप्पी बर्थडे कहना भूल गए थे। हुमायूं सईद, यू आर आवर सुपरस्टार, आपका काम हमें बहुत पसंद है और आप इसी तरह ज़बरदस्त फिल्में करते रहें, बनाते रहें, और जो आपका आखिरी ड्रामा था वो तो बड़ा ही अच्छा था। वो तो ज़बरदस्त ही था। अच्छा जी, जाते जाते आपको ये भी बता दें कि मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है, और 1 तोला कीमत में मजीद 5100 रुपए का इजाफा हो गया एक दिन में। मतलब हो ही गया, कीमत है कल 125 ऑलमोस्ट थी। तो इस तरह वैसे ये 123,800 का हम कोट तो कर रहे हैं, लेकिन ओपन मार्केट में मिलता नहीं है। कल ही अगर आप बाइंग करने जाते तो 125 126 का रेट मिल रहा था इन ओपन मार्केट। सो ये सूरत हाल है, और सोने में लोग अब इन्वेस्टमेंट का रुझान भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एट दिस पीक इन गोल्ड, कि कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी अगर आप एनालाइज करके करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली बहुत से लोग ये एडवाइस भी कर रहे हैं कि आप शायद अब ले लें, लेकिन अगर
अगर आपने पहले नहीं लिया था तो अब लेना, आई डोंट नो हाउ दैट मेक्स सेंस। बिकॉज़ अभी तो ये ऑलरेडी इतना हाई हो चुका है, वो लोग जरूर फायदे में रहे हैं जिन्होंने 80, 90 या 1 लाख पे भी लिया था। लेकिन ये चेक करें कि एक महीने में कीमतों में, सोने की कीमतों में 19,300 फीट तोला का इजाफा हो चुका है। और जिन्होंने इस पे कारोबार किया होगा, बिजनेस किया होगा, प्रोएक्टिवली किया होगा, तो कमाल हो गया उनके साथ। तो 30 जून को भी किस्मत की बात होती है, लेकिन अब 30 जून को आप बताएं 1,04,500 ऑलमोस्ट थी और अब 1,25, 1,26, सवा लाख रुपए ऑलमोस्ट हो गई है। सो बट एट द सेम टाइम भेड़ चाल में तमाम लोग जो भी सेविंग है वो सोने में ना डालते जाएं, प्लीज इन्वेस्ट वाइजली इन गोल्ड। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं बस दौड़ में लग जाएं, इस तरह ना कीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर नाप तोल के कीजिए। जाने से पहले कुछ और विजुअल्स आपको दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट कराची के हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और देखिए सुबह जो हम आपको दिखा रहे, अच्छा नहीं सॉरी उतना ही है पानी, आई वाज जस्ट होपिंग कम तो हुआ है, थोड़ा कम जरा हो गया है, बट वेरी मच देयर। लेकिन सुबह भी फुहार और वो शावर्स और ड्रिजलिंग वो चल रही थी ना, तो बताया था। बट इट डज सीम लाइक दैट स्पेल जिसमें ये 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी, वो जो है वो स्पेल अब थोड़ा सा आज मेरा ख्याल है खत्म हो जाएगा आफ्टर टुडे। और आपने देखा है कि वो जो एंड में हीप था वो सड़क का ही, वो सड़क का जो मटेरियल था ना वो सारा जमा हुआ। बिल्कुल, और ये जो खड्डा हमें नहीं नजर आ रहा वो वहाँ खड्डा जरूर है। तो अच्छा, और क्विकली जल्दी से आपको ये बताते हैं, पंजाब में आपको पता है 7-8-9 दिन का लॉकडाउन का फैसला किया गया है, लेकिन ताजरों ने मानने से इनकार कर दिया। गुजरावाला से इत्तलाती आ रही हैं कि ताजरों ने दुकानें खोल ली हैं। हम यहाँ गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ बस ये 1 हफ्ता गुजार लें किसी तरह, उसके बाद इंशाल्लाह खुलकर कारोबार कीजिएगा। और आज ही ताजिर रहनुमा नईम मीर हमारे साथ थे, जिन्होंने खुल के वैसे इस बात को बता दिया था कि हम नहीं मान रहे इस लॉकडाउन को और हम तो बट हमें पिछली ईद से ज़रा गलतियों से सीखना चाहिए ना, इस मरतबा थोड़ा सा कोऑपरेट करें और 10 दिन की बात है, कर लें प्लीज इंशाल्लाह जी। दैट इज इट, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे।